हेलो स्टूडेंट, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय जिसमें से आपके लिए 4 अंक नियत किए गए हैं। तो इन 4 अंकों के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था के संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन ना करते हुए यहाँ पे हम अर्थव्यवस्था के जो कुछ भाग होते हैं, कुछ अंग होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक उद्योग। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। पहला ही दिया हुआ है आपको, व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है। दूसरा है सामूहिक मात्राओं से संबंधित है। तो पहले आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि इसका उत्तर क्या नहीं हो सकता। तो सामूहिक मात्रा, इससे तो हो ही नहीं सकता। सामूहिक ऋणों से भी नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है। इस प्रकार आपका पहला प्रश्न यहाँ पे पूर्ण होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है। आप प्रश्न की भाषा पर यदि गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक फर्म की बात की जा रही है, एक उद्योग की बात की जा रही है, एक वस्तु के मूल्य की बात की जा रही है। तो यह किससे संबंधित है? यह व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा उत्तर है, दूसरा ऑप्शन है, वो सही हो जाता है कि एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य निर्धारण का अध्ययन का क्षेत्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? प्रश्न में आप ध्यान देंगे कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि कौन सी केंद्रीय समस्या नहीं है। तो इस नहीं पर ध्यान देना है। जिस बच्चे ने नहीं पे ध्यान नहीं दिया वो यहाँ पर गड़बड़ कर सकता है। तो हम देखेंगे क्या नहीं है। क्या उत्पादन किया जाए? तो क्या उत्पादन किया जाए ये तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। कैसे उत्पादन किया जाए यह भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। किसे रोजगार दिया जाए ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। और अगला ऑप्शन है किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये भी किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि 4 आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो विकल्प दिए गए हैं, उसमें से पूछा है कि कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। तो किससे रोजगार दिया जाए ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो आप ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अवसर लागत क्या है। ठीक है, अब अवसर लागत की जब हमने अवधारणा पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। अर्थव्यवस्था के साधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। और उन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी होता है। जब हम किसी एक साधन को एक प्रयोग में लगा देते हैं तो उसका जो दूसरा वैकल्पिक प्रयोग है उसको हमें त्यागना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं और 50,000 रुपये का आप 2 प्रकार से प्रयोग कर सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो, एक लैपटॉप ले सकते हो या एक टीवी आप ले सकते हो, एक एलईडी टीवी आप ले सकते हो। अगर आप सोचते हो, आप तय करते हो कि आप एलईडी टीवी ले लेंगे तो उस स्थिति में आप लैपटॉप नहीं ले सकते। तो एलईडी टीवी की अवसर लागत क्या है? जो त्याग दिया गया, जिस अवसर को क्या कर दिया गया? त्याग दिया गया। ठीक है, जैसे फिल्मों में एक डायलॉग भी होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कुछ पाने के लिए जो खोना पड़ता है, तो जो पा लिया उसकी अवसर लागत क्या है? जिसे हमने खो दिया। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे कि इस प्रकार से अवसर लागत की अवधारणा हमको किस ऑप्शन में मिल रही है। पहला कह रहा है त्यागी गई इकाइयों की संख्या। ठीक है, कितनी इकाइयाँ त्यागी गई हैं उसकी संख्या की बात कर रहा है पहला ऑप्शन। ऑप्शन ब जो प्राप्त है वो कह रहा है प्राप्त की गई इकाइयों की संख्या। तो नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत, ये हमारा सही उत्तर है। तो ऑप्शन जो स है, ऑप्शन स आपका क्या है? सही ऑप्शन है, जो कह रहा है अगले श्रेष्ठ विकल्प की त्याग की लागत। हम जो कह रहे हैं ना कि हमने जो पाया उस पाने के लिए जो हमने खो दिया, मतलब जब किसी एक साधन को हम एक विकल्प में प्रयोग करते हैं तो उसका जो नेक्स्ट या अगला जो श्रेष्ठ विकल्प होता है जिसका हमने त्याग कर दिया वो क्या होती है? उस साधन की अवसर लागत होती है।
एक व्यक्ति है, उसे दो जॉब ऑफर आते हैं, ठीक है। एक जो है उसका जॉब ऑफ़र जो है वो 50,000 रुपये का है और एक जो है 45,000 रुपये का है। अगर वो 50,000 रुपये वाली जॉब ले लेता है तो उसने किसको त्याग दिया? 45,000 रुपये वाली जॉब को त्याग दिया। तो 50,000 की अवसर लागत क्या है? 45,000। अगर एक किसान अपने खेत में गेहूँ भी बो सकता है और चना भी बो सकता है, अगर उसने गेहूँ को बोना तय कर लिया है तो वो चने को नहीं बो पाएगा। तो गेहूँ की अवसर लागत क्या है? चने की वह मात्रा जिसे वो उत्पादन कर सकता था पर अब वो उत्पादन नहीं कर रहा है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर स जो है अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत, यह सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है? यहाँ पर आप, ये मेमोरी क्वेश्चन है, यहाँ पर लॉजिक लगाने के बजाय आप कोई सा ट्रिक अपना सकते हैं जिससे आपको याद हो जाए। तो HF नाइट जो हैं इन्होंने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FH नाइट, ये आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण ये है कि जैसे ही आपको अर्थशास्त्र पढ़ाना शुरू किया जाता है तब ये बताया जाता है कि अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है क्यों, ठीक है। उसका उत्तर होता है क्योंकि आर्थिक समस्याएं होती हैं, तो आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। अब आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? पहली बात, मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती है? असीमित। मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती है? असीमित। एक बार हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लें तो कुछ समय पश्चात वो आवश्यकताएं पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है, इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित हैं। ये भी सही दिखाई दे रहा है, ये भी सही प्रतीत हो रहा है कि भाई मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी हैं? असीमित हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो साधन हैं वो सीमित हैं। तो पहला और दूसरा हमको दोनों यहाँ पे सही लग रहा है। स है, इन साधनों के वैकल्पिक उपयोग संभव है। बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि जो साधन है वो साधन के वैकल्पिक उपयोग कैसे हैं? संभव हैं, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा यदि सही है तो हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 4, वो क्या है? उपयुक्त सभी। किस पर हम टिक करेंगे? उपयुक्त सभी। तो आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? कि मानव आवश्यकताएं असीमित होती हैं और इन्हें संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं और इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे जो कह रहा है कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन के संयोग को बताता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का संयोग बताता है। यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन उत्पादन संभावना वक्र मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यस, उत्पादन संभावना वक्र। अगर इसकी अवधारणा पर हम जाएं तो उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिसे एक उत्पादक अपने सीमित साधन में और दी गई तकनीक में उत्पादित कर सकता है, ठीक है। तो उत्पादन इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा, दो वस्तुएं। यहाँ पर OX अक्ष जो है OX अक्ष पर एक वस्तु को ले लेंगे और OY एक्स पर हम दूसरी वस्तु को ले लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ एक तरफ गन ले लेते हैं और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं बटर या मक्खन, गन और बटर, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था यदि इन दो वस्तुओं का उत्पादन कर रही है तो उत्पादन संभावना वक्र इन दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है जिनका हम उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। जब यहाँ कर सकने वाली बात आ रही है तो कहीं ना कहीं यह आपको आपकी क्षमताओं को, एक अर्थव्यवस्था की क्षमताओं को बता रही है कि एक अर्थव्यवस्था दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का उत्पादन कर सकती है, ठीक है। जितने साधन उसको दिए हुए हैं और जो तकनीक का स्तर उसके पास है उससे वो कितना उत्पादन कर सकती है। तो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग हम देख लेते हैं, ये विभिन्न संयोग हैं, इन विभिन्न संयोगों का वो उत्पादन कर सकती है। तो उत्पादन संभावना वक्र पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन जो है सी मतलब स,
कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के संयोगों को बताता है। ठीक है, अध्ययन को सरल बनाने के लिए दो वस्तुएं यहाँ पे ली जाती हैं मान्यताओं में। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो बाजार द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था होती है, जो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा संचालित होती है, जहाँ पर योजना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, जहाँ सरकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती या बिल्कुल ना के बराबर हस्तक्षेप करती है, उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था तो हमारी है नहीं। दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? वैसे यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है बताना ठीक रहेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जहाँ सारे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी उन दोनों का गुण, उन दोनों को जब मिला दिया जाए, उन दोनों के गुणों को समाहित कर दिया जाए एक अर्थव्यवस्था में, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व आपको देखने के लिए मिलता है। सरकार जहाँ ज़रूरी होती है वहाँ हस्तक्षेप करती है, और निजी क्षेत्र भी भयमुक्त वातावरण में विकास में अपना योगदान देते हैं। तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की जो मिश्रित होती है उसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले जो अर्थशास्त्री हैं वो है रैगनर फिश। ठीक है, तो इसको आप, ये मेमोरी क्वेश्चन है, आप इसको याद करेंगे। रैगनर फिश लिखने में यहाँ हिंदी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक मुझसे हो सकती है, लेकिन आप याद रखेंगे कि कौन है वो अर्थशास्त्री? रैगनर फिश। इन्होंने सबसे पहले जो है वो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग करने वाले और इनमें भेद करने वाले अर्थशास्त्री के रूप में हम किसको जानते हैं? रैगनर फिश को जानते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो कहे जाते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र कहा है, तो ऑप्शन जो है डी, ऑप्शन डी, प्रोफेसर एडम स्मिथ। ये तो आप याद रखेंगे। अर्थशास्त्र की कौन सी परिभाषा किसने दी है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कक्षा 11वीं में ही आपको इसका ज्ञान हो गया था, एक बार मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँगी। सबसे पहले प्रोफेसर एडम स्मिथ, उन्होंने अर्थशास्त्र को एक धन का शास्त्र कहा। उसके बाद प्रोफेसर मार्शल, जिन्होंने अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान कहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि धन मनुष्य के लिए रहे, मनुष्य धन के लिए नहीं है। किसने कहा ऐसा? प्रोफेसर मार्शल ने। और उन्होंने अर्थशास्त्र को की परिभाषा जो है कल्याण के दृष्टिकोण से दी। ठीक है, और उसके बाद जो है और आपकी परिभाषाएं आती गई, लेकिन यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर एडम स्मिथ जो हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान कहा। अगला है उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? ठीक है, अभी मैंने आपको उत्पादन संभावना वक्र बना के बताया था। एक बार फिर से मैं यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र बना रही हूँ। इसके जो नाम है इतना अच्छा नहीं बन रहा है, उत्पादन संभावना वक्र, इसके नाम से ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, जो उत्पादन की संभावना को व्यक्त करता है। एक ऐसा वक्र जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की संभावना को व्यक्त करता है। हम जानते हैं उत्पादन जो होता है वो उत्पत्ति के साधनों का प्रतिफल होता है। ठीक है, तकनीकी ज्ञान का प्रतिफल होता है। हम जितना उत्पादन के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जो तकनीकी ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, उतना ही हम उत्पादन कर पाएंगे। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र जो है एक अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिसका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि उसका आकार कैसा होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु से अगर हम यहाँ की तरफ देखते हैं तो इसका आकार जो कैसा है? नतोदर। कैसा आकार है? नतोदर। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ब सही हो जाएगा कि उत्पादन संभावना वक्र जो है उसका आकार कैसा होता है? नतोदर होता है। ठीक है, इसका आकार ऐसा होने के पीछे भी एक कारण है, अगले प्रश्नों में हम उस पर चर्चा करेंगे। यस, उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर होने के क्या कारण हैं? ठीक है, तो अब एक
प्रश्न यहाँ आ गया है कि क्या कारण है कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो नतोदर होता है। पुनः मैं यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब उत्पादन संभावना वक्र में पहली बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्पत्ति के साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के साधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। ठीक है, इसीलिए जब दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, यहाँ पर हम वस्तु x ले लेते हैं, यहाँ पे वस्तु y ले लेते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे वस्तु x का उत्पादन बढ़ाना है, मान लीजिए मैं वस्तु x का इतना उत्पादन कर रही थी। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि वस्तु x का उत्पादन बढ़ा दूँ, तो आप देख सकते हैं कि वस्तु x का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुझे वस्तु y के उत्पादन को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे वस्तु x का उत्पादन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वस्तु y के उत्पादन को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए उत्पादन संभावना वक्र जो होता है उसका ढाल जो है वो ऋणात्मक होता है कि अगर x वस्तु को बढ़ाना है तो y वस्तु को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ये तो हम समझ गए, मतलब x वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए y का त्याग हमें करना पड़ेगा। अवसर लागत की अवधारणा को भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो हम ये देखेंगे कि वस्तु x का उत्पादन बढ़ाने के लिए वस्तु y की कितनी मात्रा का हम त्याग कर रहे हैं। वस्तु x को बढ़ाने के लिए वस्तु y की कितनी मात्रा का आप त्याग कर रहे हैं। यहाँ पर एक और जो है जो हम कह सकते हैं मान्यता है, वो मान्यता है कि उत्पत्ति के जो सभी साधन हैं वो समान रूप से कुशल नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं कि उत्पत्ति के जो सभी साधन होते हैं वो समान रूप से कुशल नहीं होते हैं। जो टीचर अर्थशास्त्र पढ़ाता है, अगर उससे कह दिया जाए कि आप जो है व्यावसायिक अध्ययन पढ़ाइए, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाइए, तो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने में हो सकता है अर्थशास्त्र विषय का जो शिक्षक है वो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा वो अर्थशास्त्र पढ़ा सकता है। तो साधारण सी बात है कि वस्तु x y के उत्पादन से हटाकर जब साधनों को वस्तु x के उत्पादन में लगाया जाएगा तो साधन जो है जो y को बना रहे थे, जिस कुशलता के साथ बना रहे थे, उस कुशलता के साथ वो x उतने कुशल वो x को बनाने में नहीं है। तो इस स्थिति में जो है साधनों की कुशलता में अंतर होने के कारण वस्तु y में लगे हुए साधनों का जो त्याग किया जाता है वो बढ़ती हुई दर से किया जाता है। किस दर से किया जाता है? बढ़ती हुई दर से किया जाता है। बढ़ती हुई दर से त्याग करने के कारण ही उत्पादन संभावना वक्र जो है वो मूल बिंदु के प्रति, ये हमारा मूल बिंदु आप देख पा रहे हैं, इसके प्रति उत्पादन संभावना वक्र जो है वो कैसा है? नतोदर है। नतोदर ये है कि त्याग जो हम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? जो है बढ़ती अवसर लागत से हम त्याग कर रहे हैं, तो इसके कारण जो है इसका आकार नतोदर है। आप याद रख सकते हैं बढ़ती अवसर लागत के कारण इसका जो शेप जो हो जाता है, इसका जो आकार जो हो जाता है वो नतोदर हो जाता है। इसके विपरीत जब अगले अध्याय में आप तटस्थ वक्रों के बारे में जानेंगे, सम उत्पादन वक्रों के बारे में जानेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अपोजिट आपको कुछ रिजल्ट वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तकनीकी प्रतिस्थापन की जो दर है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? तकनीकी प्रतिस्थापन की दर, कि एक साधन को एक स्थान से हटाकर जब दूसरे स्थान पे लगाया जा रहा है तो साधन जो है उसका जो हम त्याग कर रहे हैं वो बढ़ती दर से त्याग कर रहे हैं। वस्तु x के उत्पादन के लिए वस्तु y से जो साधन हटाए जा रहे हैं वो बढ़ती हुई दर से हटाए जा रहे हैं, तो इसका आकार जो है वो नतोदर है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है। वास्तव में उत्पादन संभावना वक्र जो है एक इतना विस्तृत टॉपिक है कि इस पर कई सारे प्रश्न बन सकते हैं और तब जाके आपकी जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। कोशिश करूँगी मैं यहाँ पर समझाने की इस प्रश्न में। साधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु कहाँ होगा? पुनः मैं आपके लिए यहाँ पर एक उत्पादन संभावना वक्र ड्रॉ करती हूँ, शायद इस बार थोड़ा बेटर बने, क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इस बार मेरा उत्पादन संभावना वक्र पहले से ठीक बना है। यस, तो उत्पादन संभावना वक्र में जो पूर्ण उत्पादन का बिंदु है वो किस ओर पाया जाता है? ये प्रश्न जो है अंग्रेजी माध्यम से जब हिंदी माध्यम में इसका ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेशन से किया जाता है तो थोड़ा भाव चेंज हो जाता है और उतनी शुद्धता नहीं आ पाती। यहाँ कुशलता होना चाहिए। ठीक है, उत्पादन क्या कह रहे हैं? संसाधनों का पूर्ण उपयोग या पूर्ण कुशलता वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र पे कहाँ है? साधारण सी बात है, यहाँ पर कोशिश कीजिए समझने की कि उत्पादन संभावना वक्र एक अर्थव्यवस्था
की उत्पादन क्षमताओं को बताता है। एक अर्थव्यवस्था यदि अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करेगी, मतलब जो साधन उपलब्ध हैं, जो तकनीक उपलब्ध है, उनको पूरी कुशलता के साथ यदि वो प्रयोग करती है तो वो कहाँ हो सकती है। ठीक है, आप देखिए कि आप अगर पूरी कुशलता के साथ काम करते हैं तो आप कहाँ कहाँ हो सकते हैं। आप उत्पादन संभावना वक्र पर कहीं हो सकते हैं, आप ए पर हो सकते हैं, आप बी पर हो सकते हैं, आप सी पर हो सकते हैं। अगर आप पूरी कुशलता के साथ उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन के साधन जो है अपनी पूरी कुशलता के साथ कार्य कर रहे हैं, तो कहाँ होंगे, ए पर होंगे, बी पर होंगे, सी पर होंगे। ठीक है, अगर वो पूरी कुशलता के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं तो उत्पादन संभावना के अंदर कहीं बिंदु जो हो सकता है जहाँ पर वो हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आप अर्थशास्त्र में कितने नंबर ला सकते हो, ठीक है, क्या क्षमता है आपकी, तो कोई बच्चा कहेगा कि मैडम 80 में से हम 50 ला सकते हैं, कोई कहेगा हम 30 ला सकते हैं, कोई कहेगा 70 ला सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। जी हाँ, आप 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कितने लाते हैं वो निर्भर करता है कि आपने कितनी मेहनत की है, वो निर्भर करता है कि आपने उसके लिए कितने प्रयास किए हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में जो साधन उपलब्ध हैं, जो तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है, उस तकनीकी ज्ञान और साधनों के माध्यम से अगर वो कुशलतापूर्वक एक अर्थव्यवस्था कार्य करे तो वो कहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी वो अर्थव्यवस्था, उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर। ठीक है, आज क्या भारतीय अर्थव्यवस्था अपने उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर कार्य कर रही है? नहीं। क्या हम जितना कर सकते हैं उतना कर पा रहे हैं? नहीं। ठीक है, तो जब हम अपनी पूरी क्षमताओं के साथ साधनों का कुशलतम प्रयोग करेंगे तो हम उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर होंगे, और अगर कम कुशलता से करेंगे तो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर होंगे। लेकिन अगर कोई और बिंदु आप कहें कि ये जो Z है मुझे यहाँ पहुँचना है, Z बिंदु पर पहुंचना है, तो आपकी उत्पादन संभावनाएं, आपका तकनीकी ज्ञान, आपके साधन जो है, संसाधन आपको अनुमति नहीं देते कि आप Z पर चले जाएं, क्योंकि वहां जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उत्पत्ति के साधनों का विकास करना पड़ेगा, तकनीकी ज्ञान का विकास करना पड़ेगा, तब आप वहां जा पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न, संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है? तो अभी हम समझ चुके हैं कि उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर वो बिंदु पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये प्रश्न जो है वैसे तो बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन जब विद्यार्थी ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सतर्कतापूर्वक कार्य करने की वो कोशिश करते हैं, जब उन्हें व्यष्टि अर्थशास्त्र के बाद समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता प्रोफेसर कीन्स को कहते हैं, तो फिर वो डबल माइंड हो जाते हैं। या डबल माइंड होने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में आप अर्थशास्त्र जिस स्वरूप में पढ़ रहे हैं वो अर्थशास्त्र का आधुनिक स्वरूप ही है। ठीक है, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसे कहा जाता है वही जो है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक भी हैं, और वो हैं आपके एडम स्मिथ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। कीन्स के बारे में और किसी और अर्थशास्त्री के बारे में सोचने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अगला